नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, संयुक्त राष्ट्र में बार बार पाकिस्तान दस्तक देता है, लेकिन बार बार उसको मुंह की ही खानी पड़ती है। इस बार भी संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जमकर लताड़ा है पाकिस्तान को। अवैध कब्जा जो पीओके पर किया हुआ है उसको लेकर के पाकिस्तान को सीधा सीधा प्रहार किया है। और उनका ये कहना है, पी हरीश जो वहाँ के राजदूत हैं यहाँ से भारत के, उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि पाकिस्तान ने पीओके पर अवैध कब्जा किया है और इस अवैध कब्जे को खाली करना ही होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर जमकर लताड़ा है। राजदूत हरीश पी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग था और अभिन्न अंग रहेगा। पाकिस्तान को अवैध कब्जा छोड़ना ही होगा। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का जिक्र करने एक बार फिर महंगा पड़ा है। लगातार पाकिस्तान जब जब संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में नॉक करता है तो उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी ही पड़ती है। इससे पहले बार बार भारत ने पाकिस्तान को कश्मीर को लेकर के जमकर के लताड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पी हरीश ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी को खारिज करते हुए अवैध रूप से कब्जाए भूखंड के मामले में पड़ोसी देश को आईना दिखाया, यानी पाकिस्तान को ने आईना दिखाया। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पीओके में जो है भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग था और हमेशा ही रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर से जुड़ी पाकिस्तान की टिप्पणी को खारिज करते हुए राजदूत पी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को अनुचित टिप्पणी की है। इस बार बार इस संदर्भ देने के बावजूद भी अवैध दावे मान्य किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीओके इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। हमने रेजोल्यूशन भी पारित किया है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में ये प्रस्ताव पारित है कि पाकिस्तान पीओके भारत का अभिन्न अंग है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि वैश्विक नियमों की अनदेखी ने आक्रमण को विवाद बना दिया, यानी पाकिस्तानी ने जो अटैक किया था कबायलियों के रूप में, उसको एक विवाद बना दिया है जो कतई बर्दाश्त नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर किसी क्षेत्र पर सबसे लंबा अवैध कब्जा है तो वो कश्मीर पर ही, यानी पीओके पर ही पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। जयशंकर ने पीओके का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र पर सवाल उठाए थे। ये पहले की बात है, ये पी हरीश की तो अभी लेटेस्ट बात हुई है, लेकिन हम पहले बताते हैं कि पी हरीश ने एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पीओके को लेकर के और पाकिस्तान के रवैये को लेकर के क्या कहा, पहले हम वो आपको बताते हैं। Madam President, India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. India will refrain from exercising a more elaborate right of reply. In conclusion, India, a nation deeply committed to the principles of multilateralism and global peace, has been a steadfast partner of the United Nations in its peacekeeping endeavors. With a history of deploying nearly 300,000 troops across more than 50 missions as of date, we pay tribute to more than 4,000 UN peacekeepers, including 182 Indian personnel, who have made the ultimate sacrifice in the service of peace, and towards that, seek the earliest completion of the memorial wall in their honor. And as we look to the future, India reaffirms its unwavering commitment to UN peacekeeping and pledges its continued support to the UN in its pursuit of international peace and security. Our vision for reform highlights the need for a more balanced, inclusive, and effective approach to UN peacekeeping for an era of limited resources, geopolitical volatility, and upheaval. Thank you, Madam President. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान ने पीओके पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर अवैध रूप से कब्जा किया है। और आपने देखा होगा एस जयशंकर ने भी अपनी स्टेटमेंट में यही कहा था कि विश्व युद्ध 2
यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये लंबा अंतराल होगा किसी पर अवैध, किसी भूखंड पर अवैध कब्जा इतना लंबे समय से हुआ हो। इस पर चर्चा करेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा जो रिटायर्ड हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर आशीष हांडा बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका भी स्वागत है। जगदीप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। और अहमद अयाज राजनीतिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आपका भी स्वागत है। इन पर लगातार चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन वक्तन वक्तन बार बार पाकिस्तान लगातार दस्तक देता है यूनाइटेड नेशन में या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि कहीं ना कहीं जो कश्मीर में हो रहा है वो गलत हो रहा है। 370 में संशोधन हुआ, 35 एक और अपील किया गया, वो भी गलत हुआ है। लेकिन इस बार जो हमारे वहाँ के राजदूत हैं पी हरीश ने जम करके लताड़ा है और कहा है कि अवैध कब्जे को पाकिस्तान को खाली कर देना चाहिए। उससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि वक्त आ गया कि पाकिस्तान पीओके पर चर्चा करे, ना कि किसी और मुद्दों पर चर्चा करे। मैं कर्नल दिनेश शर्मा जी से जानना चाहूँगा, कर्नल दिनेश, जिस तरीके से बलूचिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान या पीओके के हालात जो बने हैं वो पाकिस्तान के इंटरनल जो इश्यूज बताते हैं, क्या आपको लगता है कि वक्त माकूल है कि पीओके में रहने वाले लोग भी अब पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उनका भारत को सहयोग करना चाहिए? जी विनोद जी, नमस्कार जी, और अपने साथी दोस्तों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है विनोद जी कि पाकिस्तान के ये अब फितरत में आ चुका है कि वो बार बार जो है कश्मीर का राग अलापता रहता है। यूनाइटेड नेशन हो चाहे कोई दूसरा फोरम हो, जैसे उदाहरण के लिए जब सास की मीटिंग होती थी 2016 से पहले, जहां पे कि बेसिकली मुद्दा कुछ और होता था, पाकिस्तान अपना राग उसके अंदर अल्पाना शुरू कर देता था कश्मीर का मुद्दा। वो कश्मीर के बारे में ज्यादा चिंता करता है, बातें करता है, लेकिन अपने देश के अंदर क्या हो रहा उसके बारे के अंदर उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं। क्या केपीके में क्या हो रहा, बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा और सिंध के अंदर किस प्रकार की पानी की कमी आ रही है। अब आ जाती है बात आपकी, जो आपने एक बड़ा तीखा सवाल पूछा है। देखिए साहब, ऐसा है कि हमने जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हमारी तरफ है उसके अंदर किस प्रकार की प्रोग्रेस की है। हमने 370 हटाया, वहां के ऊपर युद्ध स्तर के ऊपर जो है वहां पे डेवलपमेंट हो रही है और हमारे युवक, हमारे भाई बहन जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अब उनके जीवन के अंदर एक प्रकार का बदलाव आ रहा है। उसके विपरीत आप देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मुजफ्फराबाद, उस इलाके के अंदर क्या हालात हैं, जहां पर कि लोगों को हर दिन जो है एक प्रकार का एजिटेशन करना पड़ता है। उन्हें खाने के लिए गेहूं नहीं मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। उस इलाके के अंदर की जो चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान है या पीओके है, जहां से बिजली इतनी पैदावार होती है, उन लोगों को बिजली नहीं हो जाती। अब आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है इस बात का बार बार जो है क्या कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देते हैं पाकिस्तान को, और विश्व की जनता भी जानती है कि भारत का क्या स्टैंड है। अब आने वाले दिनों के अंदर जो है जिस प्रकार का कोहराम मचा हुआ है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और गिलगिट बाल्टिस्तान में, विनोद जी आपको ध्यान कर्नल शर्मा, आपको एक मिनट में इतिहास इस बात का एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। हमारी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, एक फेज खत्म हो गया, 7 से दूसरा फेज होगा। हमारी विधानसभा के अंदर 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रूलिंग पार्टी है, 2 विधायकों ने, एक मीर सैफुल्लाह है और एक नज़ीर कुरैशी है, उन्होंने ये दावा किया है कि पीओके में ज्यादा विकास हुआ है या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है? अब ऐसा है कि विनोद जी, अब इसके बारे के अंदर मैं क्या कमेंट कर सकता हूं कि भारत के संविधान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक मौलिक अधिकार दिया गया है जी। और उस अधिकार को जो है कौन किस प्रकार से इस्तेमाल करता है ये अब उसकी खुद की ऊपर संभव करता है। यानी उसके पूरे देश के अंदर एक पॉजिटिव माहौल चल रहा है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक पॉजिटिव माहौल चल रहा है, ऐसे समय के ऊपर
इस प्रकार की बातचीत करना ये मेरा मानना है कि ठीक नहीं है। जी विनोद। डॉक्टर आशीष हांडा कुछ कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जी 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 बोलिए। विनोद जी, आपको मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मैं अपना पूर्ण वक्तव्य तो बाद में रखूंगा, पहले मैं कर्नल साहब की जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उसकी भी थोड़ा एक्सटेंड करता हूं कि देखिएगा, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि हिंदुस्तान की संविधान की कसम खाकर हिंदुस्तान की एक यूनियन टेरिटरी में एक विधायक साहब हैं जो हिंदुस्तान की थाली में खाके हिंदुस्तान की थाली में छेद करने का कुप्रयास करते हैं। उन्हें पता है कि वहां पे पीओके के अंदर ज्यादा विकास हो रहा है। क्यों भैया, तुम वहां के विधायक हो क्या? वहां के लोगों ने तुमको चुन के भेजा है क्या? वहां के रिप्रेजेंटेटिव हो क्या? मतलब ये तो जिसे कहते हैं निर्लजता की हद है, वो भी तब जबकि ये उस नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिलोंग करते हैं जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुद के लीडर सईद मिस कासमी ने, इन्होंने क्या कहा था जब इंडिया ने पीओके पे अपना अधिकार जमाया था, तो ऑफिशियली स्टेटमेंट है इनकी, नाम के साथ बता रहा हूं, सैयद मीर कासिम। इन्होंने कहा था इंडिया हैज द लीगल एज वेल एज द मोरल जुरिस्डिक्शन टू सेंड इन द आर्मी थ्रू द महाराजा एक्सेशन एंड द पीपल अप्रूवल ऑफ इट। ये तब की बात बता रहा हूं जब ये डिस्प्यूट था कि वो जो भारत ने पाकिस्तान का कश्मीर ऑक्यूपाई किया है या कश्मीर ने भारत का कश्मीर ऑक्यूपाई किया है। और शेख अब्दुल्ला, वो व्यक्ति जो कि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको हेड करते थे, उन्होंने भी अप्रूव किया था ये एक्सेशन जब महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को ये कहा था कि भाई मैं इंडिया के साथ जुड़ना चाहता हूं। लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले तो यहां पे पाकिस्तान के लिए इतना ही जानना जरूरी है कि भैया जय श्री राम बोलोगे तो खीर देंगे और जम्मू कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये बात आपको आज तक कई बार समझाई जा चुकी, लेकिन आज तक आपने हल्के में लिया भारत को, क्योंकि 56 इंच की छाती वाला प्रधान सेवक यहां नहीं था। लेकिन अब हालात भारत के बदल चुके हैं। अब जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी के अंदर भी भारत एक विश्व ताकत के रूप में उभरा हुआ है। इसलिए बार बार उनको यह हिदायत दी जा रही है कि भाई तुम जम्मू कश्मीर में पंगा लेने की नियत तो छोड़ दो। 370 डॉक्टर हांडा आपको भी, डॉक्टर हांडा आपको भी एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए विराम देना चाहता हूं। डॉक्टर हांडा, आपकी सरकार थी 2014 में और अकबर लोन जो इससे पहले एमपी थे, उन्होंने हाउस के अंदर कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद। तब आपके स्पीकर कविंदर गुप्ता हुआ करते थे। याद रखना चाहिए, शीशे के घरों में रहने वाले पत्थर नहीं मारा हमारे जाते। देश के अंदर जयचंद तो शुरू से थे और आज तक हैं। आप बताइएगा ना, जब मुगलों ने हम पे राज किया तब उस समय भारत की जनसंख्या ज्यादा थी या आतताई मुगलों की ज्यादा थी? जब अंग्रेजों ने हम पे राज किया तो आने वाली ब्रिटिश आर्मी जो थी वो ज्यादा थी या भारत में रहने वाले भारतीयों की संख्या ज्यादा थी? लेकिन भारतीय संस्कृति हमेशा से सहिष्णु रही है, वो अतिथि देवो भव कहती रही है। और इसीलिए तो उन्हीं के लिए एक शायर कह गया कि सर झुकाने में हर्ज नहीं है मगर, सर झुकाने में हर्ज नहीं है मगर, सर इतना भी मत झुकाइए कि दस्तार गिर पड़े। यानी पगड़ी ही गिर गई। और यही काम किया डॉक्टर हांडा, आपने दस्तार गिराई थी, आपने अपना दस्तार गिरा दिया था। मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, ओथ ली और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग शुक्रिया किया था पाकिस्तान का, शुक्रिया किया था आतंकवादियों का, और तब आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साथ में बैठे हुए थे। ये दस्तार रही गिर तो क्या गिरा, इतना सर झुका दिया आपने सत्ता के लिए। इसीलिए तो उसके बाद सरकार गिर गई ना, इसीलिए तो सरकार गिर गई, क्योंकि जिन बातों को लेके हम उनके साथ जुड़े थे वो था कश्मीर की जनता के ऊपर दोबारा से इलेक्शन का खर्चा ना पड़े, इसलिए कि चलो शायद अब ये सुधर गए। अयाज साहब मुस्कुरा रहे हैं। अयाज साहब, मैं कितना गलत हूँ, आप मुझे कहाँ गलत ठहरा सकते हैं? तो गठबंधन भी टूटा। जी अयाज साहब, आप मुझे कितना गलत ठहरा सकते हैं? नहीं, बहुत सारी बातें सही है, लेकिन जब हम इंडिया और पाकिस्तान को की बात पीओ को लेकर बात करते हैं तो शायद थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। एक ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला है पीओके को लेकर, और सही है ये मामला है, मामला इसलिए है कि जब 1947 में पार्टीशन के बाद जब कबायलियों ने हमला किया तो उनको आधे पोर्शन तक खदेड़ दिया गया, जबकि जम्मू कश्मीर
जो पीओके के पास इस वक्त जो हिस्सा है वो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन वो उस वक्त अनटच्ड रहा, उसको कैप्चर नहीं किया गया। तो उसके बाद एक कन्फ्लिक्ट बना और इंडिया ने खुद 1948 में इस इशू को यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में लिया। तो एज सच उसके बाद बहुत सारे बायलैटरल मीटिंग्स हुई, चाहे वो शिमला एग्रीमेंट हुआ, चाहे वो कराची में हुआ, चाहे वो आगरा में हुआ, आई मीन बहुत सारे बातें हुई इसके ऊपर, और यहाँ तक कि एयर स्ट्राइक्स भी हो गई, वार्स भी हुए। तो ये कहना कि मसला नहीं है, देयर इज एन इशू। अब ये कहना कि हम उसको यहाँ कह के कि पाकिस्तान को छोड़ना चाहिए, मुझे लगता है कि वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे भी छोड़ने वाले नहीं है। दो ही सूरतें हैं कि पीओके को जम्मू कश्मीर जो अभी इंडिया के पास है उसके साथ मिलाने को दो ही सूरतें हैं। ये एक तो या तो यूनाइटेड नेशंस लेवल पर हो जाए, जो जिसकी संभावना बहुत कम लग रही है, या आपस में कोई मुफाहमत हो इसके बारे में, या कोई जंग छिड़ जाए, जंग की वजह से कैप्चर किया जाए। बाकी तो मुझे लगता है इन बिटवीन बातें ही है। और जहां आपने अभी सही कहा कि जब इन्होंने हुकूमत बनाई पीडीपी के साथ बीजेपी ने, तो उस वक्त भी ये इश्यूज आ गए। ये नहीं है कि ये इश्यूज नहीं आते रहे। तो हर वक्त इसको हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलाती आई और इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के चलती रही। नहीं तो इसके अगर सही मानों में इसको सेटल करने की बात है तो इसको किया जा सकता है। ये नहीं कि नहीं किया जा सकता है, बातचीत के जरिए किया जा सकता है, किसी और तरीके से किया जा सकता है। जब करने की जगदीप जी को समय नहीं मिल पाया है। मैं सिर्फ 30 सेकंड में अहमद जी की बात का जवाब देना चाहूंगा, चलता रहे, फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। इसमें देखिएगा, मेरे घर के ऊपर मेरा पड़ोसी अतिक्रमण कर लेता है, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, जिस टाइम पे भारत का विभाजन हुआ, अखंड भारत, उस समय 100% इंडिया के पास था। पहले उस समय नेहरू जी और बाकी लोगों ने उस समय जो भी रोल प्ले किया, इसके चलते हुए इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। 70% भारत को मिला, 30% पाकिस्तान को मिला। जगदीप जी, फिर चाइना को जगदीप जी, 70 में से भी 15% जी, अब भारत के पास आप तो पलक नहीं झपका नहीं रहे जगदीप जी, यानी 100% से 55% तक जवाहरलाल नेहरू भारत को ले आए। आपके कोalition पार्टनर पाकिस्तान के लोग कहते हैं। नहीं, थोड़ी हिस्ट्री आप गलत कोट कर रहे हो। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते हैं। गलत कोट नहीं कर रहा अहमद जी, मैं आपकी बारे में नहीं बोला। जब आप बोल रहे थे मैंने सिर्फ फिंगर रेस की, आप भी फिंगर रेस कीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता अहमद जी, आपका रिस्पेक्ट है, पूरा मान सम्मान है, लेकिन मेरे भारत की अखंडता के ऊपर अगर जगदीप जी, आपके कोalition पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हाउस के अंदर कहते हैं कि पीओके में ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, पीओके में ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। आपके कोalition पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीर सैफुल्लाह नजीर गुरेजी कहते हैं कि पीओके में ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। जी जगदीप जी, किससे सवाल है आपका विनोद जी? ये जगदीप जी से। दर्शकों को मेरा साधु। जी जगदीप जी, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए, आपके दर्शकों को मेरा साधुवाद फिर से। क्योंकि मेरा अनुभव जो है वो भाजपा के इन प्रवक्ता महोदय के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा, तो मैं पहले निवेदन कर दूं। मैंने सुना बड़ी शांति और बड़े संयम के साथ, मैं चाहूंगा नहीं कि बीच में ये मुझे इंटरप्ट करे। सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं, मैं इस बात की व्यक्तिगत तौर पर कड़ी निंदा करता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, एक तो ये सरासर झूठ है कि पीओके में लोग खुश हैं। दूसरी बात, एक राष्ट्रवादिता भी एक धर्म है और इनको याद रखना चाहिए। अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं तो इनको अपने वैचारिक पुरोधा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को याद रखना चाहिए, जो इकलौते व्यक्ति थे भारत पाक विभाजन के वक्त जो भारत के साथ विलय के बड़े सिंसियरली इच्छुक थे। और इनको याद रखना चाहिए ये इनकलाबी साहब, सॉरी मकबूल शेरवानी साहब, ये बड़े नाम ले रहे थे, जो पहला शहीद था जिसे कबायली और पाकिस्तानी फौज ने मिलकर शहीद किया था। तो मैं इस बात की कड़ी निंदा फिर से करता हूं। अब मैं जरा मुद्दे पर आना चाहता हूँ, जिस विषय पर आज हमने की चर्चा रखी। हालांकि आपने भाजपा के प्रवक्ता को खुद ही जवाब दे दिया कि क्यों दही जम गया था तब डॉक्टर निर्मल सिंह के मुंह पर, जब क्रेडिट दिया गया था आतंकवादियों को, और जब विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। आपने बता दिया, मुझे कहने की जरूरत जी। कुछ बातें थोड़ा जोर से बोलिए। उन पर बात करना
जी, आपको मेरी आवाज आ हाँ, रही है? यस यस, अब आ रही है, अब आ रही है। जी जी जी। अब मैं जरा बता दूं आपको कि जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अगर जिम्मेदार नेहरू कहना शुरू कर दिया जाए, मैं पहले भी कहता हूं, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भारतीय झूठी ये पार्टी ने क्वेश्चनेबल हो इतने जाता झूठ है। इस देश के समक्ष बोले हैं, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल इतने गलत। झूठ अगर आप इस तरह के समक्ष शब्दों बोले का हैं। इस्तेमाल करेंगे जैसे आपने अभी किया, तो मैं आपको विनोद जी, इंटरप्ट मैं भी चाहता हूँ ये करूंगा और मुंह डिबेट तोड़ जवाब बड़े भी आदर दूंगा। के साथ जो है, अपने मैं शब्दों रुखसत हो के जाऊंगा। संयम में रहिए, ये ऐसे तमीज लोगों के के साथ दायरे में मुझे रहिए। डिबेट करना ही नहीं। चलिए बिल्कुल, चलिए, लोग डॉक्टर साहब, कैसे डॉक्टर हैं मैं भी साहब, आपको दिखा डॉक्टर साहब, दूंगा। आप आपने गलत ना, डॉक्टर साहब भारतीय सुन जनता पार्टी लीजिए, क्या होती है, सुन वो के तर्क पार्टी दीजिए। जिसका अस्तित्व ही नहीं है। डॉक्टर एक साहब ऐसी सुन पार्टी लीजिए, हमें ज्ञान देगी। सुनकर तर्क। डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लगता नहीं, आपसे, ये गलत आप बोलेंगे तो मैं सुनकर। इनको चुप ठीक कराऊंगा। है ठीक है ठीक है, जगदीप जी कंटिन्यू प्लीज, आप शुरू कीजिए जगदीप जी। अब मैं डिबेट में ऐसा फिर चलता बड़े है, आदर के साथ आपको मेंटली बोलूंगा। प्रिपेयर रहना चाहिए, डिबेट में ऐसा चलता है, प्लीज। नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर हूं, नहीं लेकिन नहीं, देखिए क्या इन्होंने परोसेंगे दर्शकों को, पार्टी का आप नाम क्या गलत देना दिया चाहते हैं तो आप मैंने दर्शकों को? इतराज किया। ये वाहियात तथ्य तरीके से संगत बात मूर्खतापूर्ण करेंगे, ढंग मैं से इनकी बीच पूरी में बात उछल सुनूंगा। उछल कर आएंगे, हर बात के बीच में बोलना शुरू कर देंगे, तो इन्हीं को बुलवा लेते हैं ना। बिल्कुल, हर बाकी बात रहने पे देते हैं। नहीं। आप लूज टंग रखेंगे माय डियर तो फ्रेंड, आपको माय जवाब डियर मिलेगा, फ्रेंड, आई एम बकायदा ट्राइंग मिलेगा, टू लेट यू एक नो, के यू बदले चार का वोंट मिलेगा। नो how to be in a debate, you won't know, and for your kind information, if अरे you have छोड़िए साहब, that kind of आप वो mentality, पार्टी है please जिसको ये नहीं पता forget कि वो it. भारतीयता की बात करती है। आपका विनोद जी, फाउंडर भी प्लीज भारतीय प्लीज, था ऐसे क्या? ऐसे मैं अब डिबेट नहीं कौन है करूंगा। चलिए। आपके बड़े बड़े नेता? ये बाहर के देशों में नाचने डॉक्टर गाने वाले आना लगा टाइम के दीजिए, नेता बने बैठे डॉक्टर आना बीजेपी के, सुनिए, हम फिर भी सुनने के बर्दाश्त बाद कर रहे हैं अपना तर्क आपको। संगत आप तरीके से पर्सनल अटैक आर्गुमेंट नहीं दे करेंगे। करके, आर्गुमेंट दे करके आप तर्क बताएं संगत ना, बात फिर कीजिए। मजा आता है। पार्टी का नाम आप बिगाड़ेंगे सुनने नहीं तो देते मैं हैं। आपका हुलिया बिगाड़ दूंगा। जी जी जगदीप जी। विनोद जी, आपने इनके शब्द सुने, इन्होंने क्या कहा? सुना आपने? जी बिल्कुल, ये मैं मतलब दोबारा क्या रिपीट कर देता गुंडागर्दी हूं। है? अगर आप पार्टी का नाम बिगाड़ेंगे ये तो ऐसे फिर चलेगी आपकी डिबेट का इस भी वाहियात आदमी हुलिया को डिबेट से बिगड़ेगा भाई निकालिए, साहब। या फिर आप नहीं, इसी को ऐसे 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 doesn't शब्द know how to- नहीं नहीं, how to be ऐसे a शब्द बातें हैं बताने हुलिया वाली। बिगाड़ देखिए देंगे। वो पंडित जगदीप जी, हुलिया बिगाड़ देंगे। आपसे ऐसे ये शब्द शब्दों है की इनके। उम्मीद पैसे नहीं नहीं करता थे। हूँ, ठीक विनोद है जी, what you नहीं say, नहीं, हुलिया बिगाड़ देगा ये सिगार बंदा। बाहर से मंगवाया ये तरीका है। करते थे। उनकी जी। अय्याशियों की क्या गाथाएं मूर्ख आदमी है? सबने सुनी हुई हैं। बीच में बोले और जा रहा है, उन्हीं के पहले भाई साहब वंशज बोले, अपने बीच में डाइनिंग बोला, टेबल पे बैठ के दूसरे बोले, अपने तब कुत्ते बीच में के जगदीप बोला। अपने जी, नेताओं शब्दों का के तरीका है। चयन में वो विवेक आप का हमें इस्तेमाल जरूर संस्कार होना दिखाएंगे। चाहिए। जब आप शब्द इस्तेमाल करें, विवेक का इस्तेमाल भी करें। विनोद जी, he is saying कि डॉक्टर- हुलिया बिगाड़ दूंगा। डॉक्टर Have you हांडा heard जी। that? देखिए यहाँ Have you heard that? देखिए Have you heard that? विनोद भाई जी साहब, एक बात मिनट, करूं? अब ये मेरा समय है, मुझे समय 2 मिनट बर्बाद मत मिलेंगे करो कि मैं जगदीप जी। कुछ बाकियों को कहने बोलने को दूं। है तो कहो, वरना जिनके पास विनोद कहने जी को बात है उनको करूं? कहने दो ना। तुम आप बोलिए तीनों जगदीप जी। तेरा में हो, एक आज कांग्रेस ऐसे पार्टी। कैसे? ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल सकता विनोद जी, आप इन्हीं को मौका दे दीजिए। I'm sorry। तुम्हारे ऐसे पास नहीं मैं बोलने को बात है ही करूं? कुछ नहीं, उसका बोलोगे फायदा क्या क्या? तुम? दर्शकों को सुनना ही नहीं है, सुनने देंगे ही नहीं दर्शकों को। अब मैं कुछ सवाल रख रहा हूँ। आप भारतीय माफी जनता पार्टी मांगिए जो दोबारा आपने से पार्टी का नाम बोल खराब रहा हूं। किया। चलिए, और आप चलिए, बोलिए, चलिए। विनोद जी मैं से बता बात रहा हूँ करूं? भाई साहब, सुनिए। अरे मालिक, गलत शब्द बोले, हांडा सुनिए। साहब, काइंडली विनोद- लिसन जगदीप जी, ताकि जितने हमारे दर्शक हैं उनको भी पता चले कि कौन सही आर्गुमेंट दे रहा है, कौन विनोद गलत। जी, अगर ये मेरी पार्टी का नाम खराब विनोद जी, मैं बात करेंगे करूं? तो मैं इनको जवाब दूंगा। जी। इस सभ्यता से बात करें, मैं इनकी पूरी बात सुनूंगा। चलिए नहीं तो आप हुलिया बिगाड़ देंगे, है ना? चलिए, दोनों के विनोद जी, चलिए, अब मैं आप बड़े सभ्य वे देखिए, में, मैं बताता हूँ। सभ्य से मैं आता हूँ यहाँ साहब, आपके पास आता हूँ, आप मुझे जानते हैं कर्नल दिनेश जी के पास विनोद जी, आता आप मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं। अब मैं जरा मुद्दे पे आता हूँ, आने दीजिए मुझे। पहली बात, गिलगिट और पार्टिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा होता अगर नेहरू जी नहीं होते। ये पहला झूठ है जो देश की संसद में भी बोला गया। ये एक स्थापित तथ्य है। मैं बता दूं, कर्नल विलियम ब्राउन, जिन्होंने गिलगिट और बाल्टिस्तान बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान की गोद में डाल दी और बाद में उनको सितारा पाकिस्तान मिला, और उस वक्त भारत पाक विभाजन नहीं हुआ था, तो क्या ये पहला झूठ नहीं है? दूसरा झूठ, ये जो बोलते हैं कि नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जम्मू कश्मीर में किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी थी, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एलेस्टर लैम्ब की एक किताब है कश्मीर अ डिस्प्यूटेड लेगेसी, जो भारत में बैन है। उसमें वो सीधे सीधे शब्दों में बताते हैं, हम उसको भी छोड़ देते हैं। प्रेम शाह शंकर झा की ओरिजिन ऑफ अ डिस्प्यूट में भी उन्होंने साफ साफ बताया, हम उसको भी छोड़ देते हैं। हम आखिर में सीधी बात करते हैं, खुद जिसे भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी नहीं नकार सकती, और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जब अयंगर साहब को पटेल साहब ने खत संख्या 111 लिखा, जब वो उस वक्त देहरादून में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि 1.5 साल से हम ये युद्ध लड़ रहे हैं
और अब हमारी रीइंफोर्समेंट खत्म हो चुकी है और हमें इस युद्ध को खास तौर से सर्दियों के उस ठेठ सर्दियों के महीनों में और नहीं खींच सकते। कहने का तात्पर्य ये कि पटेल साहब के लिखे हुए खत, उसका शीर्षक सरदार समगर है, जो कि प्रभात प्रकाशन से छपी है, ये पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहना कि पटेल साहब उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ये दूसरी बात। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ कि दिक्कत क्या है पीओके की, क्यों उस पर बात होती है। देखिए, हमारा राइट है, पहली तो ये बात समझ लीजिए। कारण क्या है कि नेहरू जी वो व्यक्ति थे, जब यूएन में हम लेकर गए इस मामले को, 1.5 साल के युद्ध के बाद जो तीसरा झूठ ये बोलते हैं कि 2 दिन और लड़ाई चलती तो हम पीओके ले लेते, जबकि ये युद्ध 1.5 साल चला था। मैं बता दूं कि तब नेहरू जी ने जनमत संग्रह की बात की थी, आप ध्यान से सुनिएगा। और उस वक्त उन्होंने जूनागढ़ का हवाला दिया था, जहां पाकिस्तान को केवल 93 वोट मिले थे, और जब तक जनमत संग्रह नहीं होगा, ये यूएन की एक शर्त है, और तब तक पाकिस्तान अपनी पहली पोजीशन में नहीं आता। हम आगे की बात कर्नल दिनेश मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट पहले दिनेश जी पूछूं, उसके बाद आप पहले दिनेश जी से। कर्नल दिनेश जी, आप मुझे बताइए, क्या उस वक्त ऐसा माहौल था कि हमें यूनिलैटरली सीजफायर करने की जरूरत थी और यूनाइटेड नेशन को नॉक करने की जरूरत थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। विनोद जी, जैसा मैंने आपके साथ एक बार पहले डिबेट में भी कहा था, मेरे साथी थे, हरीश जी थे और बाकी लोग भी थे उस दिन। उस समय मैंने ये कहा था और मैं वही दोबारा दोहरा रहा हूं कि इतिहास की घटनाओं के ऊपर अगर आज आप पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको दुनिया भर की जो है उसमें कमियां निकल आएंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ये कहा था। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि 1947 के अंदर जब ये युद्ध चल रहा था, उस समय किस प्रकार के हालात थे। जो हमारी लीडरशिप होगी, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे मिलिट्री की लीडरशिप है, उन लोगों ने जो डिसीजन लिए होंगे वो उस हालात के मुताबिक सबसे बेस्ट रहे होंगे। अगर उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहते हैं इस मामले को यूएन में लेके गए हुए हैं, तो इसके ऊपर जो हमारा थिंक टैंक होगा उस समय उन्होंने सोच विचार किया होगा कि यही सबसे बेहतर कोर्स ऑफ एक्शन है जो हमें लेना है। तब की परिस्थितियां और आज जो है 2025 की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। तो विनोद जी, सबसे पहले हमें ये बात हमें अपने दिमाग में से निकाल देनी चाहिए कि उस समय जो हुआ गलत हुआ। भाई, उस समय जिस प्रकार के डिसीजन लिए गए थे, हो सकता है कि वो आज एप्लीकेबल ना हो, और जो डिसीजन हम आज ले रहे हैं हो सकता है वो 10 साल के बाद एप्लीकेबल ना हो। उसके अंदर भी हमारे बच्चे जो हैं वो क्रिटिसाइज करें कि हमारे पिताजी कर्नल दिनेश शर्मा ने फौज क्यों ज्वाइन की, वो क्यों नहीं सिविल सर्विसेज के अंदर चले गए। लेकिन जिस समय मेरे हालात थे तो उस समय मेरी कैपेबिलिटीज या मेरे लिए ये बेहतर ऑप्शन था कि मैं इंडियन आर्मी के अंदर अफसर बनूं। तो इससे मैं अपना कंक्लूड करूंगा कि उस समय जो डिसीजन लिया गया तो आज हम ना गलत ठहरा सकते हैं और मैं कर्नल साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि उस वक्त क्या कंडीशंस थे, उस वक्त की लीडरशिप वो बेहतर समझ सकती थी कि उस वक्त उन हालात में क्या करना चाहिए था। लिहाजा इस वक्त ये पॉइंट आउट करना कि उस वक्त उनको ये करना चाहिए था, मुझे नहीं लगता कि वो सही सोच हो। हालांकि एक बात ये कही जा रही है ये कि उस वक्त महाराजा अनडिसाइडेड था कि मैं पार्टीशन के बाद कि मैं किसके साथ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं इंडिपेंडेंट रहूं, पाकिस्तान के साथ जाऊं, इंडिया के साथ जाऊं। क्योंकि वो अनडिसाइडेड था तो यहाँ से रेड हो गया, कबायली रेड। जब वो श्रीनगर के नजदीक पहुंच गए तब उन्होंने एक्सेशन के लिए रिक्वेस्ट करी तो एक्सेशन हो गई। तब जब वो खदेड़ रहे थे लोगों को जो कबायली थे, तो एक बात ये भी है कि यहाँ अपराइजिंग हो गई थी, कुछ साइड से अपराइजिंग हो गई थी, तो उसकी वजह से उनको शायद आधे तक ही उनको भगाना। अब ये एक हिस्टोरिकल बात है, लिहाजा ये कहना कि उस वक्त कुछ गलतियां हुई हो, आई थिंक इट इज टोटली अनफेयर। उस वक्त क्या हो गया हो, मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतर वही लोग जानते होंगे और हमने उस वक्त को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने जो भी किया। अगर शायद वो डिसीजन उस वक्त नहीं ले लेते तो शायद पता नहीं और कुछ सिचुएशन हो जाती। कम से कम एक डिसीजन ये तो ले लिया कि एक्सेशन हो गई और जम्मू कश्मीर इंडिया के पास आ गया। अब थोड़ा सा ये रह गया कि पीओके के पास जो है वो हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है, इसके बहुत सारे कारण है। कारण एक सबसे बड़ी वजह ये लग रही है, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं कंप्लीट करूंगा जी।
कंप्लीट करूंगा। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से क्यों भागना पड़ा? जब उन्होंने देखा कि लोग बिल्कुल इकट्ठे हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, ये एक ही थाली में खाते हैं। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं, अभी हमारे सामने भी डिबेट हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो कि हमारी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, या बीजेपी आज हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, अभी भी हम देख रहे हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां, आरोप प्रत्यारोप, जब हम इस वक्त भी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां चलो करते हैं। पहले हम अपने तो हम पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं, आप ही की बात करने बताते की बात कहां कर डॉक्टर सकते हैं। एस तो जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में हम गए, यानी नेहरू, पंडित नेहरू जी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन में हम गए, जो आक्रमण था उसको हमने विवाद बना दिया, यानी डिस्प्यूट बना दिया। एक अटैक किया गया था उस कंट्री की तरफ से, उसको हमने डिस्प्यूट बना दिया, और डिस्प्यूट 1948 से लेकर अभी तक चल रहा है, यानी पीओके में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। यानी उन्होंने ये भी कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार से ये ऐसा दौर है, इतना लंबा दौर चला है कि किसी टेरिटरी पे, भूखंड पर अवैध कब्जा किया हो। पहले देखते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा, और फिर हम चलेंगे डॉक्टर होंडा के पास, क्योंकि बहुत सारे सवाल जगदीप जी ने उनसे पूछे हैं। चलिए आइए देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर क्या कहते हैं। We all speak of sovereignty and territorial integrity. All of us agree. It's a vital principle. It's the bedrock of global rules. After the Second World War, the longest standing illegal, I would say, presence, occupation of a territory by another country pertains to India. What we saw in Kashmir. Now we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. So, pardon me, I have some question marks on that whole order. Now, I can give you many more. We speak today of political interference. When the West goes out into other countries, it's apparently in pursuance of democratic freedoms. When other countries come into the West, it seems to have a very malign intention. So I think we need, if to have an order, there must be fairness. I agree with you, Dominic, we need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. We all speak of sovereignty. तो दर्शकों, आपने देखा कि एस जयशंकर ने कुछ रोज पहले ये कहा था कि ये जो वैश्विक रोल रहा है, वैश्विक भूमिका, ये व्यवस्था है, इसमें खामियां रही हैं। एक आक्रामक यानी आक्रमण करने वाले को विवाद बना दिया जाता है। तो मैं अब सीधे डॉक्टर होंडा के पास जाऊंगा। बहुत सारे सवाल जगदीप जी ने आप पर दागे हैं, अगर विस्तार से जवाब देना चाहें, या फिर मैं सवाल दोबारा से आपको बता सकता हूं। जी विनोद जी, मैं विस्तार से ही सारे जवाब दूंगा, लेकिन क्या साथ साथ मैं अपनी बात भी रखूंगा, क्योंकि जो मैं समझ पा रहा हूं, आप ही के पैनल के साथ साथ करोड़ों भारतीय और पाकिस्तानियों को भी शायद ये मन में शंका है कि असल में दोनों में से सही कौन और क्या। यहाँ पे जब बात हो रही है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी की, तो उन्होंने भी यहाँ पे क्या कहा, और आज हमारी डिबेट का इशू भी किया है, द टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड आर इंडिया एंड पाकिस्तान। The two parties involved are not BJP and कांग्रेस, क्योंकि जब हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही भारत के पक्ष में खड़े हों, ऐसा ही हर किसी को लगता है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जयशंकर जी ने जब उस समय ये कहा कि जो आक्रमण था उसको विवाद बना दिया गया, तो उन्होंने संदर्भ में नेहरू जी का नाम लिया, बराबर है। अब वो आक्रमण था या वो विवाद था, क्योंकि हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने भी, महान व्यक्तित्व अहमद जी ने भी शुरू में जब बात किया तो उन्होंने कहा कि विवाद तो है, लेकिन वो विवाद है या वो आक्रमण है। मैंने बीच में बोलना शुरू कर रहा है, अभी ये पंगा लेंगे, फिर ये आपके पास आएंगे कि जी मेरे बीच में बोल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। नहीं, या तो पंगा मत लो भैया, फिर रोना बंद करो। उन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया है जगदीप जी। आपने कहा कि यूनाइटेड नेशन में क्यों गया, उन्होंने कहा कि ये आक्रमण था जिसको विवाद बना दिया। आप सुनिए तो सही जगदीप जी, आप सुनिए, आप तो सुनने का मादा रखते हैं,
आपको सुनने में आपके अगर ये उछलना जानते हैं बीच में तो जो सवाल पूछे उनका जवाब लीजिए। वो आपके सवाल का जवाब ही दे रहे हैं, कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन में आपको बार बार समझा रहा हूँ, अपनी बारी में आने की कुवत बढ़िया रहेगा, डिबेट बढ़िया चलेगी, सबको समझ में आएगा। आपने पार्टी का नाम गलत दिया था, मैंने सिर्फ उस पे राज किया, बाकी पूरी बात आपकी सुनी। आप ध्यान रखिएगा कहीं हुलिया ना बिगाड़ दे मेरा, मुझे वो भी डर है। नहीं, चुप कराइए ना इनको, आपको और बहुत दूर है, लेकिन चुप कराइए। जगदीप जी इन्होंने जवाब दिया है, आप चुप करवाइए, जब आप बीच में कूदते हैं तो तब आपको नहीं तकलीफ। नहीं जगदीप जी आप सुनेंगे नहीं, आप मुझे नहीं सुनेंगे जगदीप जी, आप मुझे नहीं सुनेंगे, उत्तर दीजिए, उतना ही टाइम खाऊंगा मैं इनका, फिर चाहे रोते रोते आए आपके पास। बस करो। चलिए जगदीप जी वो जवाब दे रहे हैं, आप सुन नहीं रहे, आप चलिए। जगदीप जी शांति रखिए, शांति रखिए। आपने 70 साल देश पे राज किया और देश का क्या हाल किया वो सबने देख लिया। अब पोले खोलने का टाइम नहीं है, यहाँ पे मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस नहीं है। यही जयचंदो की जब मैं बात करता हूँ, जब हम चाइना की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, मालूम नहीं है कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है, ये क्यों उछलने कूदने लगते हैं, इन जयचंदो की आत्मा क्यों हिचकोले खाने लगती है, ये चाइना के साथ इनका सीक्रेट एमओयू साइन करने वालों का रिश्ता क्या कहलाता है, ये पाकिस्तान के नेता इनका सपोर्ट क्यों करने आ जाते हैं, ये बार बार राहुल गांधी को कंधे पे बिठा के ऊपर उछालने क्यों लग जाते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अपनी बारी में बताइएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बात इंडिया और पाकिस्तान की कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात कर रहा हूं, तो उसमें आप भी इंक्लूडेड हैं। यकीन रखिए, आपने तो झूठा मूठा नाम रख लिया ना, सिर्फ INDIA, पर मैं सच में भारत की बात कर रहा हूं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग स्टेट बना दी गई। 562 स्टेट ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट थी, जिनमें से जम्मू कश्मीर भी एक था। जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह का उस समय राज था। 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने जब उनको परसुएट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें नहीं लगे, तो उस टाइम पे इन्होंने पठान्स को भेज के वहां इन्वेजन शुरू कर दी। एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो किसी के साथ नहीं जाना चाहती, आपने उस पे इन्वेजन की, पहले पठान्स को भेज के, उसके बाद वहां के इंटरनल मुस्लिम्स को आपने सिविल वॉर के लिए भड़काया, और उसके बाद आपने इन्वेजन ही कर दिया। पाक प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली के नेतृत्व में 12 सितंबर 1947 को, जिससे दुखी होके महाराजा हरि सिंह ने अपना सक्सेसर जस्टिस मेहर चंद महाजन को भेजा नेहरू और पटेल से मिलने 19 सितंबर 1947 में, जहां उन्होंने कहा कि हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ पे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के सवाल पूछा था, कश्मीर को उनसे अलग रखा गया, उसका ऑडियंस समझ नहीं पाएंगे। विनोद जी 2 सेकंड बात खत्म करने दीजिए। नेहरू जी की कहां बात आती है, अब मैं बता रहा हूं। यहां पे भी आके नेहरू जी एक खेल खेल गए। क्यों ये शब्द कह रहा हूं? इसलिए कि जब ये बात हुई कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, जस्टिस मेहरचंद महाजन ने 19 सितंबर 1947 को ये पेशकश रखी, तो नेहरू जी ने सामने से डिमांड रख दी कि भाई हम आपको अपने अंदर मिलने देंगे, लेकिन आपकी जेल में एक व्यक्ति बंद है जिसका नाम है शेख अब्दुल्ला, उसको पहले रिहा कीजिए। ये कहां से अब एक क्लॉज आ गया, और उसके बाद शेख अब्दुल्ला को 19 सितंबर 1947 को रिहा भी कर दिया गया, और वही शेख अब्दुल्ला बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सुप्रीमो बना, और उसने कहा कि आपने जो एक्सेशन किया था महाराजा हरि सिंह के साथ भारत ने, जिसमें महाराजा हरि सिंह ने भारत के अंदर जम्मू कश्मीर को मिलाने का, विलय करने का निर्णय लिया था वहां की जनता की सहमति से, तो जो भारत की प्रॉपर्टी थी, जो भारत की अधिकृत जगह थी, जिसने खुद भारत में विलय करना मंजूर किया, उसके ऊपर आक्रमण करके जब पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया, तो ये डिबेट और डिस्प्यूट कैसे हुआ? ये तो अतिक्रमण ही हुआ। कर्नल दिनेश जी, इस वक्त भारत को क्या करना चाहिए? जयशंकर ने कही, भारत की क्या भूमिका रहनी चाहिए इस वक्त? जी बिल्कुल सही, बहुत सही सवाल है आपका। दिनेश जी से जानना चाहता हूं, दिनेश जी से जानना चाहता हूं, भारत दिनेश जी से जानना चाहता हूं। नहीं, मेरे से जानिए ना, आपके पास आपसे मैं बहुत कुछ पूछूंगा, चिंता मत कीजिए। दिनेश जी, भारत की क्या भूमिका रहनी चाहिए? हमने आपको बता दें 22 फरवरी 1994 में एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ, हम सब जानते हैं, PV नरसिम्हा राव तब थे, और हम ये भी जानते हैं कि 1967 ने जब मंगला डैम पहला POK में बांध बना था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आयूब खान को बहुत बड़ी मुबारक दी थी। क्या तब हम तस्दीक करते थे कि ये एरिया आपका है? ये दो अलग अलग चीज़ें मेरी समझ से बाहर है, आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए।
मेरा ख्याल है कि वो 1967 में स्वर्गवासी श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो अयूब खान को मुबारकबाद थी मंगला डैम के ऊपर, वो आज की तारीख में कोई खास रेलेवेंट रह रहती। वो है इतिहास के पन्नों के अंदर ये घटनाएं लिखी हुई हैं। जो रेलेवेंट है वो आज है कि हमें पीओके को किस प्रकार से वापस लेना है। ये भारत की रेलेवेंस पार्लियामेंट ने इसका ये पास कर दिया गया है दिनेश जी, इसका कि ये रेलेवेंस हमारा है जो 22 अंग है फरवरी कि 1994 को किया था रेजोल्यूशन पास, उसमें रेलेवेंस है इस वक्त कि वो बिल्कुल रेलेवेंस है। वो भी पास हो गया है। बिल्कुल विनोद जी, पूरी रेलेवेंस है। ये हमारे पूरे भारत की जो सोच को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में एक भारत की संसद के अंदर ये जब एक रेजोल्यूशन पास होता है तो वो उसका एक मायने रखता है। भारत के पास अभी जो ऑप्शन है, भारत उनके ऊपर वर्कआउट कर रहा है कैसे हम पीओके को दोबारा अपने पास में ला सकते हैं। 2019 के बाद आपके पास हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर किस प्रकार की डेवलपमेंट हुई है, किस प्रकार का लोगों की सोच बदली हुई है, किस प्रकार से टेररिज्म के अंदर कमी आई है। साथ के साथ वो देख लीजिए कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के हालात क्या है, 1947-48 में क्या थे और आज क्या है। आज बद से बदतर हो गए हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मुजफ्फराबाद, कोटली और बाकी इलाके के अंदर, रावला कोट के अंदर, इस इलाके के अंदर जो है डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। पंजाब और बाकी प्रांतों से लाकर लोगों को यहाँ पर बसाया जा रहा है ताकि डेमोग्राफिक चेंज हो जाए। लास्ट चीज मैं बताता हूँ विनोद जी और मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं, मैं उन्हें एक बात शेयर करना चाहता हूं कि इतिहास के पन्नों को अगर हम देखें, जिस समय जिस इलाके की जनता एक बार विद्रोह करती है, जहां जनता की विचारधारा के अंदर बदलाव आ जाता है, उसे कोई भी सेना उस विद्रोह को नहीं दबा सकती है। तो ये हमें कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने के लिए। हम डिप्लोमेटिक चैनल से उससे अलग थलग कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, आने वाले दिनों में समय लग सकता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता, गिलगिट बाल्टिस्तान की जनता खुद इतना विद्रोह करेगी, इतना वहां पर वो उनके अंदर ज्वाला फूटेगी कि पाकिस्तान की ये जो बुच्चड़ आर्मी है, जैसे कहते हैं बुच्चड़ आर्मी, वो उसको नहीं दबा पाएगी और वो खुद ब खुद जो है सीना खोल के, हाथ खोल के हमारे साथ मिल जाएंगे। विनोद जी, हो सकता है ये हमारी और आपकी लाइफ के दौरान ना हो, पर ये एक दिन ये पॉसिबल होगा। जी विनोद जी। जी विनोद जी, मैं सिर्फ एक सेकंड की बात ऐड कर दूं। जो कर्नल साहब ने कहा, उसी को ब्रैन एडम ने, एशिया डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच, इन्होंने कहा था कि देखो फिर कुछ बुलाने लगे। अयाज साहब, देखिए अगर हम ये कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान में सभी तो तरक्की करे, तो ये एक मसला सचमुच प्रॉब्लमैटिक है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो टेंशन रहा है, कंफ्लिक्ट रहा है, इसको एंड करने की बात है। उसके साथ साथ चूंकि जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा सफर रहा है, इतना नहीं कि जम्मू कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान भी इसके साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में एक पार्टी है। तो जम्मू कश्मीर सबसे जो प्रभावित है, इससे जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को है। वहां से चाहे इन्फिल्ट्रेशन का मामला है, चाहे डिस्टर्बेंसेस का मामला है, तो इसलिए इसको एंड करने की जरूरत है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब ये देखना ये है कि पॉलिटिकल विल कितनी है, किसमें, पाकिस्तान में कितनी पॉलिटिकल विल है और हिंदुस्तान में कितनी पॉलिटिकल विल है कि इस चीज को करने के लिए। इट नीड्स ऑफ कोर्स अ विल, लेकिन इट इज अ इशू, it is a debatable issue, it is an issue which needs to be resolved
टू सी दैट कि हम अमन से रहे, लोग तरक्की करें, पाकिस्तान को अपने हाल पर छोड़े, हिंदुस्तान अपने आप देख ले, बजाय कि हम एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट में आ जाए, लोग मारे जाए, हमारी तरक्की बंद पड़े। रेजोल्यूशन पड़ा हुआ है हमारे पास, हम कहते हैं कि हम घर में घुस के मारते हैं, उसके बावजूद भी चर्चा अगर होती है तो क्या लगता है आपको? विनोद जी, पहले तो आपको मुझे शो करना पड़ेगा, मुझे मेरा हुलिया ना बिगाड़ दे अगर मैं बात करूं तो। ये आप देखिए, आप हुलिया की चिंता मत करें, हम जो बातें करूंगा। नहीं, आप बोला नहीं, इन्होंने आपके मंच से बोला। अब सुनिए जरा, आप पाकिस्तान से प्रेम मत दिखाइएगा, कुछ नहीं होगा। आप भारत में पूरी तरह सुरक्षित हैं। कर्नल साहब, जगदीप जी आपका समय बड़ा कम है, बोलिए जगदीप जी। मत मानिए, नहीं ऐसे नहीं मैं बोलूंगा, ऐसे में विनोद जी बेशक मैं डिबेट में मुझे मौका ना मिले, आई विल नॉट अटर लाइक दिस। पहली बात, कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जिस पाकिस्तान का पेट फाड़कर बांग्लादेश पैदा किया, उस पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस का क्या रवैया है, ये हमें देश को बताने की जरूरत है। अब मैं आपको इनकी जमीन दे दी, आप विनोद जी फिर ऐसे बीच में बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे विनोद जी, ऐसे तो डिबेट नहीं होता ना, फिर ऐसे तो नहीं होता। फिर मैंने मतलब फिर तो यही है कि हम यहाँ पर आकर वाहियात बातें करें, लोगों का वाहियात बातें नहीं करती, एटलीस्ट मेरे डिबेट में ऐसी बातें नहीं हुई थी। देखिए विनोद जी, नहीं फिर क्या करें, बताइए क्या करें जब ये बीच में बोले जा रहे हैं। देखिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं, जो पहले पूछे उनका जवाब नहीं मिला। अब मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ, कर्नल साहब बैठे हैं, यहाँ पर एजाज साहब बैठे हैं, मैं उनकी करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, 2 मिनट तो दीजिएगा। बलराजपुरी साहब को सब जानते हैं, बहुत बड़े पत्रकार थे। उनकी किताब है कश्मीर इंसर्जेंसी अडॉप्टर। उसमें वो क्या लिखते हैं कि जब भारत के साथ जम्मू कश्मीर को मिलाने की बात आई तो इनके जो वैचारिक पुरोधा थे बीजेपी के, ऑल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हिंदू महासभा, वो भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय नहीं चाहते थे। कुड यू बिलीव दैट? आज यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये लोग बताएं कि उस वक्त ये नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बलराजपुरी ने कहा। पहली बात। और दूसरी बात, मैं इनसे एक मिनट और दीजिएगा, मैं इससे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने बाबर समय का अभाव है। अयाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीप जी समय का मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हांडा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल दिनेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।